नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा। स्वदेश एजेंडा में आज बात संभल में सर्वे की, संभल में हुई हिंसा की और उस पर सड़क से सदन तक होती सियासत की। इन दिनों देश में कुछ अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है, कुछ अलग ही तरह की हवा बह रही है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की राजनीति है। चारों ओर हिंदुत्व की हुंकार है। मस्जिदों के स्थान पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाओं पर सुनवाई है, जिसके बाद सर्वे है, सवाल है और बवाल। साथ ही इन सब पर चढ़ी हुई है सियासत की चाशनी। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, भोजशाला, संभल हो या अजमेर या फिर बदायूं, इतिहास को खंगाला जा रहा है। सच का सर्वे कर इतिहास को सामने लाने की कवायद की जा रही है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के संभल में भी हुआ, जहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हो गई। अब यहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सर्द मौसम में संभल के मुद्दे पर सियासत में उतनी ही गर्माहट है। सर्वे के दौरान संभल हिंसा को लेकर सड़क हो या सदन, विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ है और सदन की कार्यवाही में गतिरोध जारी है। बहरहाल, अब संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सर्वे का ये सिलसिला कभी थमेगा, क्योंकि अब अगला नंबर अजमेर और बदायूं जामा मस्जिद का हो सकता है, जहां मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे स्वदेश एजेंडा में, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल में भाईचारे को किसकी नजर लगी? संभल में सौहार्द किसने बिगाड़ा? संभल की घटना क्या सोची समझी साजिश थी? ये वो सवाल हैं जिनकी गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में संभल पर तकरार है। तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं। सियासत के लिए संभल के रास्ते बंद हैं, लेकिन संभल पर सियासत लगातार जारी है। अब संभल की सियासी आग सड़क से लेकर संसद तक सुलग रही है। संभल हिंसा की गूंज संसद के दोनों सदनों में लगातार सुनाई दे रही है। 2 दिन से विपक्ष के नेता संभल जाना चाहते हैं, लेकिन संभल प्रशासन ने 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभल में निषेध कर रखा है। पहले संभल जाने की तैयारी में सपा नेताओं के घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। फिर जब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने संभल की राह पकड़ी तो उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। विपक्ष के लिए अब संभल का रास्ता पूरे तरीके से बंद है, लेकिन इस पर सियासत परवान चढ़ रही है। इस बीच खबर ये भी है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कल संभल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन संभल में हिंसा के बाद से ही बाहरी लोगों के आने की मनाही है। उधर संभल हिंसा पर मंगलवार को संसद में फिर हंगामा हुआ। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि शासन प्रशासन की नाकामी सामने न आ जाए, इसलिए ही संभल जाने से रोका जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जिस खुदाई की बात करती है, ये खुदाई हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खोद देगी। वो कोई चीज जो है असलियत जो है, सरकार की जो नाकामी है, प्रशासन की जो मूर्खता है, वो लोगों के सामने न आ जाए, इसलिए किसी को नहीं जाने देंगे वहाँ। वो उन्होंने कोई एनालिसिस की होगी, वो देखिए, वो थीसिस देख लो उनकी, पढ़ लो। अगर आप संतुष्ट हो तो हमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं, जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन।
उधर सपा के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं वह ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि घटना पर सरकार पूरी तरह गंभीर है। भाजपा सांसद ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जांच चल रही है, अदालत में भी मामला है और जो भी होगा माननीय अदालत का हम निर्णय मानेंगे और शांति स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। अब संभल पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। अदालत के आदेश पर संभल में 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार किए गए सर्वे के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी थी। कोर्ट ने ये आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था, लेकिन 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अब जब संभल संभल रहा है तो राजनीति के आका संभल की सियासी आग पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको सिलसिलेवार बता देते कि अभी तक यहाँ पर इससे जो घमासान है संभल में उसमें अभी तक क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार आपको बताते हैं। संभल में सर्वे से अब तक क्या क्या हुआ। 19 नवंबर को सर्वे के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। उसी दिन मस्जिद परिसर में सर्वे हुआ। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, 4 लोगों की जान चली गई। 24 नवंबर को सर्वे टीम पहुंची। पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। हिंसा में करीब 2700 लोगों को आरोपी बनाया गया। 27 की गिरफ्तारी हुई। आरोप सपा सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे पर भी लगे। FIR दर्ज की गई। हिंसा के बाद कई तरह के वीडियो जारी हुए। सख्त कार्रवाई की बात कही। हिंसा के बाद से ही धारा 163 जिले में 31 दिसंबर तक लागू। संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी नेता या व्यक्ति की शहर में एंट्री पर रोक है। सपा और कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला। विपक्षी दलों के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस से झड़प भी हुई। सड़क से सदन तक संभल हिंसा पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल संभल जाने वाले हैं। तो आपने देखा कि अभी तक इस संभल में क्या कुछ हुआ। राजनीति भी जमकर हो रही है, तो सड़क से लेकर सदन तक इसमें हंगामा हो रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी, सपा प्रवक्ता मीसम जैदी जी, धर्माचार्य हिंदू धर्म से आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शमशी आजाद जी, देखिए जिस तरह से संभल में ये मुद्दा गरमाया हुआ है, संभल में फिलहाल अब धीरे धीरे वहां पर शांति स्थापित हो रही है, लेकिन भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। लेकिन अब सिर्फ सड़क से लेकर ही नहीं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे वो संभल जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोग ने उनको जाने नहीं दिया। सुरक्षा के तहत आप लोगों ने उनके हाउस अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब ये मुद्दा संसद में गरमा रहा है। संसद में इस पर मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार में आप है, केंद्र में देखें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। अगर कहीं माहौल खराब हो रहा है तो पूरी जिम्मेदारी आप लोग की आती है। नमस्कार भागीरथ जी, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को, सभी वक्ताओं। देखिए, संभल का हादसा एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष
और उनकी सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि सर्वे कराने के लिए टीम जाती है और आपने देखा कि उसके बाद एकदम से वहां 3 से 4 ट्रैक्टर ट्राली उसमें गुम्मे अत्था पत्थर ये सारी चीजें लेकर और बाकायदा घरों से पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई प्रशासनिक ऑफिसर जो है पुलिसकर्मी कई घायल हुए, सीओ को भी आपने देखा। और उसके बाद जो गोलियां चली, जो तमंचे लहराए गए, तो ये सारी चीजें दिखला रही कि एक तबके को किस तरीके से विपक्ष जो है उनकी भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करी, किस तरीके से उनकी भावनाओं को जो उत्तेजित किया जा रहा है। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, आपके बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, कासगंज, श्रावस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, काशी, इन सारे शहरों में आपने देखा होगा कि 2012 से 2017 तक जो तांडव चल रहा था, जो आग लगी हुई थी, जो समाज जल रहा था, जो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से त्राही त्राही कर रहा था, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के घरों को जलाया जा रहा था, लूटा जा रहा था और उनकी ही माँ बहनों की इज्जत आबरू से खेला जा रहा था। ये कब हो रहा था? ये हो रहा था 2012 से 2017 तक में। सरकार किसकी थी? सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जो आज अल्पसंख्यक समाज के हितैषी बन रहे हैं, उनके मसीहा बनने की बात कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आज भी उस दंगे के जो आरोपी हैं, उस दंगे में जो लोग झुलते हैं, उस दंगे में जिनका नुकसान हुआ है, उनको आप समझ सकते हैं कि आज भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं उस दंगे की आग आज भी वो झेल रहे हैं। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी या उनके किसी नेताओं ने इनके घर जाने की कोशिश नहीं की। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2012 ठीक है, तमाम घटनाक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये घटनाक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन संसद में अगर इस पर चर्चा की मांग की जा रही तो समस्या क्या है? अगर कोई मुद्दा गरमा रहा है जहां पर जिससे तमाम विपक्षी दल मांग करे इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा करवा लीजिए। भागीरथ जी, संसद में तो आपने देखा ना कि उनके ही घटक दल के लोग, उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही गठबंधन के लोग नाराज हो गए कल कि भाई हम तो चर्चा करना चाह रहे हैं और आप जो है अडानी लेकर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। हमने कब मना किया कि आप चर्चा नहीं करिए? हमने तो नहीं कहा कि आप चर्चा न करिए। प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के अंतर्गत में आप जो सवाल चाहे पेश कर सकते हो। और अखिलेश यादव ने सवाल किया भी, उनके सवाल को हम तब देखिए, जिस तरीके से इस सरकार ने विपक्ष को पूरी तरीके से छूट दे रखी है, ये कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। हमेशा सरकार में विपक्ष को दबाने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ऐसी है कि जब से आई उत्तर प्रदेश में, मीसम जैदी साहब बैठे हुए बड़े भाई हमारे, ये बता दें कि जिस बेबाकी से ये अपना पक्ष रखते हैं, क्या कभी इनको कोई नोटिस भेजा गया? इनको क्या कभी जेल में बंद कर दिया गया? या आज आंदोलन ये करना चाहे या समाजवादी पार्टी के लोग अपना आंदोलन इस वजह से भूल गए हैं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी जो है ये अखिलेशवादी पार्टी हो गई है। ये न जनेश्वर मिश्रा के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, न जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं, न आपके मुलायम सिंह यादव के उस पर चलना चाहते हैं, न लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। ये अपना सिद्धांत बनाकर समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेशवादी पार्टी की कार्यशैली पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से जनता इनके साथ नहीं जुट रही, क्योंकि इनकी जो अखिलेशवादी सरकार की नीतियां है, या तो माफियागिरी को टिकट दिया जाता है, जनता इनके साथ नहीं जुट रही, इसलिए इस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मीसम जैदी जी, देखिए आप जिस तरह से चर्चा की मांग कर रहे हैं, शमशेर आजाद जी कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं कांग्रेस पार्टी, वो अडानी की मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और जिसके कारण आप लोग के नेता नाराज भी हो गए थे। यहां पर समस्या क्या आ रही है? अगर आप चर्चा करवाना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष वो चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? देखिए, मैं यहाँ पर अपने साथी मित्र भाजपा के नेता हमारे प्रवक्ता शमशेर आजाद जी की बात से मैं बहुत असहमत हूँ और मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि किसी भी कार्य को बहुत आसान होता है किसी के ऊपर सर मत्थे थोप देना। अगर संभल में कोई घटना हुई तो आप अपनी सरकार का, अपने प्रशासन का फेलियर ना मान करके एक बहुत आसान चारा है समाजवादी पार्टी की, आप ये उछाल देते हैं कीचड़ के ये समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ। और अगर 1% हम मान लेते हैं कि किसी के कारण हो रहा है, तो फिर आपकी सत्ता और आपका सिस्टम, आपका इंटेलिजेंस, ये सब कहाँ था कि जो इतने पत्थर जमा हो गए और लोग इकट्ठा हो गए और देश के अंदर दंगा हो गया? तो आपको अपना फेलियर न मान करके फिर आप 2012 से 17 की बात शुरू कर देते हैं। बातें बहुत सी हैं शमशी जी, और इस टीवी के माध्यम से डिबेट में हल नहीं हो सकती है। 2012 से 17 में अगर समाजवादी पार्टी के टाइम पर गलतियां हो रही थी, अगर आप मानते हो ऐसा, तो फिर अब क्यों हो रही हैं? अब तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी के लोगों के और समाजवादी पार्टी के आगे घुटने टेक देती है।
इसका मतलब यह है कि आपसे ना तो सत्ता संभल रही है और ना शासन संभल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका फेलियर है अगर इस तरह की घटना हो रही है। और रही बात चर्चा का विषय, तो आप ये दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि हम बहुत मलहम लगा रहे हैं, हम मसीहा हैं, और जबकि इसके विपरीत आप किसी एक पक्ष को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आपको अपनी राजनीति रोटियां सेकने का मौका मिल रहा है। वो संभल हो या बहराइच हो, कहीं पर भी हो, इंसानी जाने जा रही हैं। इसमें आपकी संवेदनहीनता इस कदर बढ़ चुकी है कि आपको किसी मरने से, किसी की मां के बेटे से, किसी के सुहाग उजड़ने से कोई मतलब नहीं है। और लगातार इस तरह की घटना हो रही है मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत एक समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों हिंदुओं के बीच में देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां हर साल, हर वर्ष बनाई जाती हैं और बदली जाती हैं। देश के तमाम कोने में कहीं भी आप खुदाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उस मूर्ति का अवशेष मिल जाएंगे। हो सकता हो कि हमारे आपके घर से निकल के आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर इसी नियत से तोड़ करके बनाया गया है, मगर नियत आपकी इस तरह से है इस टॉपिक को ले जाने की कि जिससे देश का माहौल खराब हो, आपसी भाईचारा जो बनाए रखने की मुहिम चलाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का काम किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि दंगे के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, इस तरह ठीक है मिसम जी, लेकिन देखिए ठीक है, सड़क में इस तरह के विरोध प्रदर्शन ठीक है, लेकिन संसद में बातें अगर रखी जाए तो जनता तक वो बातें पहुंचेगी। संसद में अगर हंगामा हो रहा है, संसद नहीं चल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता भुगत रही है ना। वहां पर तो बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए ना मिसम जी। जी नहीं, हंगामा तो जब होता है जब किसी बात को रखने का विरोध किया जाता है। आप क्यों नहीं संभल की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जो मर गए हैं उनके ऊपर जांच? अब तलक के भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताएं ना यहां पर बैठ करके कि आपने कोई इस तरह की उच्च स्तरीय जांच कराई है, कोई कमेटी बनाई है कि आखिर ये दंगा कैसे हुआ? कहां है न्यायिक जांच? तो हो रही है मिसम जी, न्यायिक जांच तो हो रही है ना। देखिए, न्यायिक जांच भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर न मालूम कितने तंगी करा करके न्यायिक जांच करा रही गई थी और वहाँ पर जो है बाकायदा जांच किया गया है, बाकायदा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करके पूरा दिखाया गया कि पत्थर कहाँ से आए, कहाँ से औरतों ने पत्थर फेंके, कहाँ से आदमी ने पत्थर फेंके। बात यह है भागीरथ जी की जो जुमे की नमाज, देखिए समाजवादी पार्टी की चिंता कहाँ से बढ़ती है? 1 मिनट का समय हमको दीजिए। समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ती है वहां से जब जुमे के दिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सारे मुसलमानों ने नमाज अदा किया। इनके सांसद के पिता थे, पूरी फोर्स लेके पहुंचते हैं, पूरा जत्था लेके पहुंचते हैं, अपने समाज के सारे लोगों को लेकर पहुंचते हैं और वहां पर होता है प्रशासन ने उनको एकदम से नहीं रोका। प्रशासन ने कहा आपका अधिकार है, मस्जिद अभी आपकी है, मस्जिद पर आपका अधिकार है, आपका नमाज पढ़ने का अधिकार है, आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक कोई काम करना चाहते हैं तो प्रशासन कहीं से रुकावट नहीं डालेगी। और उसी संभल की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। अब जैसे ही जुमे की नमाज अदा की वैसे ही समाजवादी पार्टी के खैमे में बेचैनी कि अरे मुसलमान इस तरीके से शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहा है, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। भाई मुसलमान के हाथ में तो पत्थर होना चाहिए। ये मोदी जी वाली बात सही हो रही कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, तब मुसलमानों के हाथ में पत्थर कैसे दिया जाए? अब मुसलमानों को फिर से कैसे उत्तेजित किया जाए, फिर से कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, फिर से कैसे उनको आतंकवादी बनाया जाए? ठीक है, लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार अगर आपकी है, जिस तरह से मिसम जी ने कहा था उस बात से मैं सहमत हूं, सरकार आपकी है, दोनों जगह सरकार आपकी, केंद्र में राज्य में भी। तो अगर इस तरह के कोई षड्यंत्र कर रहा है तो षड्यंत्र क्यों हो रहा है आपकी सरकार में? सरकार उसको विफल क्यों नहीं कर रही है? ये भी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है शमशी, जाऊंगा आपके पास, बाकी मेहमान भी उनके पास भी चले जाता हूं। अनिल शर्मा जी, देखिए जिस एक तरफ तो सपा जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो संभल के मुद्दे पर सदन में भारी चर्चा की मांग करती है, लेकिन अडानी मुद्दे को लेकर आप बढ़े हुए हैं जिसके कारण कुछ सहयोगी पार्टी नाराज भी चल रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर कितनी प्राथमिकता आप लोग की तरफ से दी जा रही चर्चा को लेकर? और ऐसी भी खबर कि राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं। अनिल जी आपने म्यूट करके रखा हुआ है, आप उसका म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। जी अब आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं सभी पैनलिस्ट भाइयों को। आपको देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने कही राहुल जी कल सुबह 8:30 बजे
एआईसीसी ऑफिस से निकलेंगे और संभल के लिए कुछ करें। कांग्रेस कहीं दिखावा नहीं करती। कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर 163 का हवाला देकर कांग्रेसियों को प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को रोकने का काम। विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा को घर पर कैद कर दिया गया। अब ये बात करते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी अपने मुख्य मुद्दों से भटक गई। क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी गांधीवाद पर नीति पर है? क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की नीति पर है? याद होगा 2017 का हमारे बीजेपी के आजाद साहब को, तो 2017 के चुनाव में खुलेआम मंचों से यह ऐलान किया जाता था कि हमको मुसलमानों पर भरोसा नहीं, हमने पूरे प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, मुसलमान गद्दार होते हैं। इन शब्दों के ये अल्फाज निकलते थे बीजेपी के अपने नेताओं के मुंह से, और हमने पूरे प्रदेश में हमें केवल हिंदुओं को वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट भी नहीं चाहिए। अनिल जी शायद ठीक है, आप ये जो बात कह रहे हैं पुरानी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता का आपने नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे, शमशी आजाद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सुना है, नाम सुना है, बखूबी जानता भी हूं, लेकिन वही चीज तो मैं कहना चाहता हूं। मैंने एक सवाल उस समय खड़ा किया था, जैसी सरकार बनते ही मोहसिन रजा जी को मिनिस्टर बना दिया, मैंने आपने पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ धोखा किया। आपने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया और मुस्लिम को मंत्री बना दिया। बोले नहीं सर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए तो मुस्लिम मंत्री। तो समस्या आपकी कहाँ है? अभी आप कह रहे थे कि एक भी मुसलमानों को वोट ने, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो फिर क्या इसमें भी समस्या है क्या? वही चीज मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो डबल चेहरा लेकर चलती है ना, एक तरफ कहती है कि हमें मुसलमानों पर भरोसा नहीं, एक तरफ मुसलमान को मिनिस्टर बनाती है। तो ये आखिर करना क्या चाहती है? इस प्रदेश की जनता को आप धोखा देना चाहिए। इस देश के प्रदेश की जनता को बांटना चाहते हैं। एक तरफ आप बांटना चाहते हैं, एक तरफ कहते कटोगे बटोगे। ये सब क्या सब है? कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? लेकिन गिरिराज कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के गिरिराज कह रहे हैं कि आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहां पर आपको राजनीति करनी है। गिरिराज सिंह जी को यह नहीं पता है कि माननीय प्रियंका जी और राहुल जी ने और खड़गे साहब ने सरकार से भी मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति कुछ संवेदना रखें। दूसरी बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नीति और सिद्धांत जो बायलॉज है इनका, बायलॉज में गांधीवाद और समाजवाद है। कहां इनका गांधीवाद? ये बायलॉज है, ये समाजवाद है। ये देखने को मिलता है चैनल पर, तो एक मुस्लिम प्रवक्ता को बैठा देते हैं, लेकिन वहां हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। इनके वो वीडियोस क्लियर नहीं होंगे कि जहां खुलेआम लोगों पर जो सीधी गोलियां पुलिस के द्वारा चलाई थी, वो ठीक है। एक छोटा सा समय ब्रेक का, लेकिन फिलहाल जाने से पहले शमशी जी, जिस तरह से उन्होंने आपका जिक्र एक कहा, मुझे लगता है शायद आपको जवाब देना चाहेंगे। आप संक्षेप में एक जवाब दे सकते हैं, फिर मैं ब्रेक लूंगा। मैं शमशी जी, देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी को सबसे पहले बांग्लादेश भी जाना चाहिए था, क्योंकि भाई बांग्लादेश भी। ठीक है, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने आपका नाम लेके कुछ अभी कहा है, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं क्यों नहीं भाई, हम देखिए सबसे बड़ी वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम प्रवक्ता तो बिठा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी पार्टी सिर्फ हिंदू करती है। सही नहीं करती है। अगर इस तरीके से कर रही होती तो आज हमारे यहाँ दानिश आजाद मंत्री है, आज हमारे यहाँ तारिक मंसूर साहब मिलती हैं, इसके पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, शहनवाज हुसैन थे, सैकड़ों ऐसा नाम है कि वो थे, क्या कहते हैं, रिजवी साहब थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो ये सारी चीजें कहने से कोई फायदा नहीं। ये आपको मंथन करना होगा कांग्रेस के लोगों और समाजवादी पार्टी के लोगों। चलिए ठीक है, अनिल जी आप कुछ कह रहे हैं, हालांकि आपने फिर से शायद म्यूट कर लिया है। देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से एक पक्ष सिर्फ हर जगह खोदने की बात करता है, अगर इस तरह से ही खोदते रहेंगे तो देश में आपसी सौहार्द खो देंगे। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौसर साहब, देखिए, जिस तरह से अक्सर हमने देखा है, अगर किसी तरह का कुछ विवाद है और अगर एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि वहां पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, अगर वो भी दावा कर रहा है उस जगह पर जहां पर आप लोग का पहले से अधिकार है, तो अगर किसी तरह से हम देखते हैं, अगर घर के अंदर भी अगर किसी तरह की बेटों में समस्या हो रही है, तो पिताजी उस समस्या का समाधान करते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। देश में कानून है, अगर कोई किसी चीज पर अगर दावा कर रहा है, अगर वो चीज कानून के तहत अगर सुलझ जाए तो बेहतर होगा, ना कि सियासत या फिर हिंसा के तहत, क्योंकि इससे माहौल जरूर खराब होगा। लेकिन यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं?
समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान अगर एक पक्ष कर रहा है, लेकिन अगर उसमें हिंसा हो रही, सियासत हो रही है, फिर ये ठीक तो नहीं है। जो धर्मगुरु के तहत आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप बहुत धन्यवाद भागीरथ जी। मैं सभी अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने ये जुमला कहा मुझे बड़ा प्यारा लगा कि अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए अगर कोई विवाद लाया गया है तो मतलब जो है उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, बल्कि उसको यदि हम उसकी तुलना ये करें कि वो यक्ष प्रश्न है, तो वो यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर ये कब तक मुकदमे लाए जाते रहेंगे और कहां कहां मुकदमे लाए जाएंगे। पहली बात तो ये कि दूसरी बात ये है कि एक प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया होती है, अगर वो न्यायिक प्रक्रिया की तरह चले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका जिस तरीके के साथ जो है वो एक ट्रायल कोर्ट में होता है, दूसरा जो है वो मीडिया पे ट्रायल होने लगता है, बड़े बड़े बयानवीर आकर के बयानों को दे देते हैं, तो उन बयानों का जो प्रभाव पड़ता है वो जाहिर सी बात है कि सामाजिक सौहार्द पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात है जिस तरीके से संभल की घटना हुई, देखिए सियासी जमात का तो काम ही है सियासत करना, हर मुद्दे पर उनको अपनी बात कहना, चाहे सत्ता हो, सत्ता को अपनी बात कहनी है, विपक्ष को अपनी बात कहनी है। लेकिन जो प्रश्न आता है धर्म गुरुओं का और बुद्धिजीवियों का, जो चिंता करने वाली बात है कि आखिर ये किस तरीके से हंगामा खड़ा किया गया, किसने खड़ा किया। मैं इस पर की तह पे नहीं जाना चाहता हूं कि वो सत्ता में था या विपक्ष में था, लेकिन जिस तरीके से ये तमाशा खड़ा किया गया मुकदमे के नाम पर और आनंद फानंद सर्वे के नाम पर, जिस तरीके से नौजवान उत्तेजित किए गए या उनको भ्रमित किया गया या भरमाया गया या गरमाया गया, वो सड़कों पर आए, सड़कों पर आने के बाद किस तरीके से वो समय से पहले काल के गाल में समायोजित हो गए। वो नौजवान जो 17 साल के थे, 18 साल के थे, अपने दिलों पर हाथ रख करके हर शख्स को ये जवाब खुद तलाश करना चाहिए, क्योंकि सत्ता आज किसी की है, कल किसी की होगी, और क्या कहते हैं हुकूमत आज किसी की है, कल किसी की होगी, सियासत किसी की है, किसी की होगी। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके ये सवाल खुद से करना चाहिए कि वो जो 17-18 साल के नौजवान थे वो आगे चल करके इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे। ये उनकी हत्या हुई। मैंने जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक लेसन पढ़ा था, उस लेसन का नाम था सीमा रेखा, शायद हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था। तो सीमा रेखा में एक शब्द कहा गया कि ये जो जनहानि हुई है ये जनहानि नहीं हुई है, ये वास्तव में देश की हानि हुई है। संभल में जो हुआ है या अजमेर शरीफ में जिस तरीके से जो है वो 850 साल की विरासत पर जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति एकता की और हमारी गंगा जमुना तहजीब की विरासत है, सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना, कौसर साहब, लेकिन अब ये खबर भी आ रही है, जहां पर हिंसा वाले जो जगह थी वहां से कुछ कारतूस मिले हैं और वो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे हैं। वो यहां पर अभी तक तो हम कुछ चीजों को एक दूसरे एंगल के तहत देख रहे थे, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो वहां पर खोखे पाए गए हैं वो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे मिले हैं वहां से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद इस पैनल में बैठे हुए लोग जानते हो, स्वदेश न्यूज चैनल तो हमारे विषय में जानता है कि मैं और मेरा संगठन सूफी खानका एसोसिएशन लगातार ऐसी गतिविधियों के बारे में आवाज उठाते चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पे भारत के अंदर ग़ज़वा-ए हिंद नामक एजेंडा चलाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कहीं ना कहीं उसके तार इसमें जुड़े हो सकते हैं। और ये भी कोई कमाल की बात नहीं है कि हमारे यहाँ एक वर्ग के कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान के आतंकवादियों का, वो पाकिस्तानी आतंकवादी जो ग़ज़वा-ए हिंद के नाम पर कश्मीर में जिहाद के फतवे जारी करते हैं, ऐसे मुल्ला मौलवियों के समर्थक भारत में बैठे हुए हैं और उनकी जो है महिमा मंडन करते हैं बाकायदा। उनका पूरा नेटवर्क भारत में संचालित हो रहा है। और मैंने इन सारी चीजों की साक्ष्यों के साथ कई बार इत्तला उत्तर प्रदेश की हुकूमत और हुकूमत हिंद को, वजारत दाखिला को मैंने कई बार इसके बारे में इत्तला दी है और कई बार मैंने आंदोलन किया है। पिछले 4 सालों से तो मैं लगातार 2 अक्टूबर को इस बारे में धरना देता हूं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की गतिविधियां इस तरीके से भारत में संचालित की जा रही है। अगर हमारे घर के मामले में अगर कोई पड़ोसी मुल्क जो अक्सर हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, अगर उसका कनेक्शन आ रहा है तो वाकई एक गंभीर विषय है कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है चंद्रांशु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आचार्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क जैसे सधेगा हम उससे भी उनका हम पक्ष जानेंगे। आलोक सोती जी, आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं? अभी जो
बड़ी खबर हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं स्वदेश न्यूज में कि इसमें जो वहां क्षेत्र था जहां पर हिंसा हुई थी, वहां पर जो खोखे मिले हैं वो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे हैं। और दूसरी तरफ लगातार यहां पर जिस तरह से हम सियासत भी देख रहे हैं, अभी तक तो सड़क पर यह सियासत दिखाई दे रही थी, लेकिन सदन में भी अब इसकी पूरी गूंज साफ तौर से सुनाई दे रही है। ये मामला अब इसको पूरा किस तरह से देखते हैं, जब पाकिस्तानी कनेक्शन की भी पूरी बात इसमें अब सामने आ रही है। अब इसमें धीरे धीरे और डिटेल सामने आएंगे, लेकिन पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सोची समझी विपक्ष की साजिश थी। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के साथ, कि सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर सोची समझी साजिश के तहत यहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। आलोक जी। आदित्य जी, जहां तक सवाल है ये समझने का कि जो मूल मुद्दा है वो तो खत्म ही हो गया। मूल मुद्दा था कि जो आर्कियोलॉजी है उसका कहना था कि 1920 से जो है ये हमारे कस्टडी में था, इसके संरक्षक में था। तो उसमें उसको पता चला कि ऐसे में जो हर जगह तो वो अपना सुरक्षा के लिए सिपाही लगा नहीं सकता है। तो उसको 2018 में पता चला कि वहां पे कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसने एक FIR भी लॉन्च कराई थी जनवरी 19 2018 में। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज होता है, इसमें कैसे चलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ केवल एक सर्वे होना था, कोई स्ट्रक्चर को न छेड़ना था। जो जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही था। कोई ध्यान दे रहा है ना विपक्ष, आप कह रहे हैं वहां पे हिंसा हुई। आलोक जी, थोड़ी सी समस्या आ रही है आपकी आवाज में, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आलोक जी मैं दोबारा आपके पास आता हूं, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। हमारी जनता या मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, दोबारा आपके पास आता हूं मैं। चंद्रांशु महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी जी महाराज जी, आचार्य जी, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आपने अगर सुना होगा कि एक पक्ष है अक्सर खोदने की बात कर रहा है, हर जगह वो चाहता है कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, यहाँ पर खोद दिया जाना चाहिए, लेकिन वो भूल जा रहा है कि इस तरह से अगर आप खोदेंगे तो आप देश में आपसे सौहार्द खो देंगे। और अभी जो कौसर हसन जी भी थे, वो भी कह रहे थे हमारे साथ में कि आखिर इसकी एक सीमा तो होगी ना, कब ये सिलसिला खत्म होगा। इसके बाद 2-3 जगह की और बात आ रही कि वहां पर भी मंदिर हो सकता है। आखिर ये चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है। अगर कानून के तहत जाना है तो कानून के तहत अगर जा रहे हैं, मैंने उनसे भी सवाल किया, अगर कोई चीज समस्या तो उसका समाधान होना चाहिए, वो बातचीत से होगा, कानून के तहत होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक सीमा भी तो तय होनी चाहिए ना। भागीरथी जी, मैं थोड़ी देर से जुड़ा, परंतु मैं तथ्यों को पहले सुना था। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि कोई सीमा होना चाहिए। तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि सबसे पहले हमारे सभी कारसेवकों ने, सभी धर्माचार्यों ने और सभी राष्ट्रभक्तों ने मिलकर के एक साथ में अपने मुस्लिम भाइयों से एक अपील की थी, आपको याद होगा। तो हम सब लोगों ने इतना कहा था कि हमारे मुख्य आस्था के केंद्र, चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो, उनके 3 आस्था के केंद्र है। वो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, ज्ञानवापी काशी है और श्री राम जन्मभूमि है। तो सबसे पहले भाईचारा के सौहार्द के लिए एक बार नहीं कई बार उसकी सभाएं भी हुई, मीटिंग भी हुई और तमाम लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर भाईचारा से हमको राम जन्मभूमि मिल पाई क्या? ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो हमको प्रेम से भाईचारा पाया क्या? मथुरा क्या भाईचारा से देने के लिए तैयार है क्या? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछता हूं कि अखिलेश यादव जी जिस भाईचारा की बात कर रहे हैं, जहां आज भी चाहे वो केरल हो, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे गांव हैं जहां आजकल हिंदू समाज जाने में डरता है, या कि जो मुरादाबाद की संभल की जो घटना है, अगर कोर्ट पर, कानून पर, प्रशासन पर, सरकार पर अगर विश्वास होता तो क्या ये घटना हो सकती थी क्या? 1 घंटे के अंदर या उससे कम समय में 2 टाली, कम से कम वो गुम्मा पत्थर कहां से आए? हजारों लोग कहां से आए? पत्थरबारी क्यों किए? ये भाईचारा बनाने वाली बात है क्या? क्या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति वहां पर कब्जा करने के लिए गया था क्या? हक जमाने के लिए गया था क्या? अगर प्रशासन के साथ ये क्रूर बना है और अगर किसी कालखंड अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये
भागीरथी जी, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, किसी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है उसको अब लिया जाएगा, क्योंकि भाईचारे का इसमें नहीं है। ये झूठ परोसा जितना भी गया, यहाँ पर अगर मौलाना लोग कई लोग बैठे होंगे, मैं निवेदन करता हूं उनसे, ये भाईचारा क्या, गंगा जमनी तहजीब क्या है, हमको स्पष्ट करके बताएं। हम गंगा को पवित्र देवी मानते हैं, हम यमुना को पवित्र देवी मानते हैं। ये कैसा भाईचारा है कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां लेकिन चंद्रांशु महाराज जी, अगर किसी चीज से ऐसा लगता है कि हमारे देश में माहौल खराब हो सकता है, तो उसका तरीका भी तो कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए ना। ठीक है, वहां पर सर्वे हो रहा था, कानून के तहत हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ दूसरे पक्ष के साथ मिलकर भी कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि अगर सर्वे भी हो रहा हो तो शांतिपूर्वक हो जाओ। आप ये मानते हैं कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वहां पर जो दूसरे समाज के जो प्रमुख थे, लीडर थे, उनके साथ बात करके, एक कन्विंस करके ये सर्वे अगर होता तो शायद आज स्थिति में ये संभल नहीं होता जहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहता। भागीरथी जी, मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो पहले सर्वे की रिपोर्ट सुना या पढ़ा है, पहले वो लोग वहां पर गए सर्वे करने के लिए, उनको ऐसा लगा कि अभी तक जो सर्वे हुआ इससे पूरा निर्णय नहीं आ सकता, अभी कुछ बचा है, तो निर्णय निष्पक्ष आ सके उसके लिए वो दूसरे दिन गए। उनको इस बात का अंदाजा थोड़ी था कि वहां पर पत्थरबाजी हो जाएगी या कोई घटना हो जाएगी। अगर इंसाफ देने के लिए उनको लगा कि एक दिन का सर्वे संतुष्टपूर्ण नहीं है, अभी और जांच बाकी करना चाहिए, तो उसमें मुस्लिम पक्ष को सहयोग करना चाहिए कि पत्थरबाजी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, और एक घटना नहीं। और जहां तक अखिलेश जी की बात करें, मैं बिल्कुल संवेदना रखता हूं वहां पर जो संभल में भी मरे, जिनकी शहादत हुई, परंतु अखिलेश जैसे राजनीतिक लोग अगर वहां पर बहराइच में कोई घटना होती है तो उसको अगर आतंकवादी जिहादी नाम देंगे, इनको राष्ट्रभक्त नाम देंगे, तो बहुसंख्यक समाज बहुत दिन तक सह लिया। सहने की भी एक साहस होती है। अगर भाईचारा कायम करना है तो हाथ मिला करके आए। लेकिन चंद्रांशु, जो मुझे लगता है कि हमारा देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शांति के साथ अगर हम अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है देश में शांति कायम रहे। ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास। आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक सोती जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शमशी आजाद जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ, अब सड़क से लेकर संसद तक ये हंगामा तो हो रहा है। कल राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, क्या वो जा पाएंगे? कि उनको भी हाउस अरेस्ट या फिर वहां जाने से रोका नहीं जाएगा? क्योंकि सपा के जो नेता अभी तक तो वो जा नहीं पाए, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कल राहुल गांधी भी जा रहे हैं, देखना होगा क्या वो जा पाते हैं जहां जा रहे हैं वो। लेकिन देखिए, यहां पर जब दूसरी बार सर्वे करने का, पहली बार आप लोग सर्वे करने गए, सरकार वहां से सर्वे करने गई, कोई समस्या नहीं, जो वहां पुलिस प्रशासन था तैनात था, वहां पर AI वाले गए थे, वहां पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले गए थे, सर्वे करके आ गए। दूसरी बार गए, कुछ इंटेलिजेंस तो होता होगा ना पुलिस प्रशासन के पास कि शायद जब पहली बार सर्वे हुआ उसके बाद कुछ लोग क्रोधित थे या कुछ विरोध कर रहे थे, तो दूसरी बार जब सर्वे करने गए तो इन चीजों का पूरा आकलन करके कम से कम वहां के जो लीडर थे, प्रमुख लीडर थे, एक धर्मगुरु थे, उनको अगर कन्विंस करके अगर वो सर्वे करने जाते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती। इसलिए तो विपक्ष भी कह रहा है ना कि ये आप लोग की तरफ से साजिश थी, चुनाव को लेकर ध्यान भटकाने को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती थी प्रशासन की तरफ से जो शायद नहीं हुई है। हम देखते हैं अक्सर कभी भी त्योहार होता है तो उसके पहले सभी धर्मगुरुओं की बैठक होती है ताकि वो त्योहार शांति से हो जाए। इतना बड़ा अगर सर्वे हो रहा है तो उसके पहले कोई बैठक क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? सर्वे पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी सर्वे करने के लिए टीम जब पहुंची, सिर्फ इतना था कि वहां से टैंकर जो था, टैंकर का पानी निकलकर वो बाहर की तरफ बहने लगा। अब जब टैंकर का पानी बहने लगा तो जो लोग पहले से तैयार थे, मैंने फिर कहा ना, अभी कुछ लोगों को देखिए इतराज हो रहा था कि शमशी आजाद साहब भाजपा में क्यों है। हम ये कह रहे हैं कि आपने मंथन किया कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जो कांग्रेस पार्टी के मतदाता हुआ करते थे, कि क्या ऐसी वजह हो गई कि आज उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ गया, आज विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक हवा बना के रखा था। हमें तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आज 11 सालों से केंद्र में है और कम से कम 7 साल उत्तर प्रदेश में हो रहा, तो कहीं कोई अल्पसंख्यक समाज को परेशानी हो। सारी परेशानी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नया ट्रेंड चलाया है ड्रामा का। पहले तो उन्होंने वो कव्वाली के लिए किया था, जिसमें आपने देखा था कि वो राष्ट्रीय जज बनाया, इनके यहाँ इमरान प्रताप गढ़ी को खूब गाया, खूब उन्होंने मजमा लूटा, मगर उसके बाद वोट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर उत्तर प्रदेश में एक नया ड्रामा चला अजय राय जी का,
अजय राय जी पहुंचते हैं, कहाँ सीतापुर जाएंगे, कहाँ आदम खान से मिलने जाएंगे, न प्रशासन की अनुमति लिया, न आदम खान ने इनको बुलाया था। तो इस तरीके के ड्रामाबाजी, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के आला लीडर मौजूद हैं, जब वहां पर सांसद समाजवादी पार्टी का मौजूद है, विधायक मौजूद है, 1000 लोगों को लेकर सांसद के पिताजी वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या वहां पर जाकर हालचाल नहीं ले सकते? किसी का हालचाल लेना ही था तो वहां का लोकल लीडर भी तो जा सकता है। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ यही है कि ठीक है, समय मेरे पास कम है, सबके पास थोड़ा जाऊंगा, लेकिन ठीक है, समय कम है। आप कह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज बीजेपी के पक्ष में जाना शुरू कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर हलचल तेज हो गई। मुझे लग रहा है शायद आप कुंदरगी की बात भी कर रहे होंगे। मीसम जैदी जी, जिस तरह से हमने कुंदरगी का उपचुनाव में कुंदरगी का रिजल्ट हमने देखा कि वहां पर 62% से ऊपर वहां पर मुस्लिम समाज है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर 1 लाख से ज्यादा मतों के डिफरेंस से वहां पर जीत दर्ज की। क्या यही थोड़ी सी है? ठीक है, आप जो कह रहे हैं यही सवाल कर रहा हूं। मीसम जी, जिस तरह से वही बीजेपी के यहां पर नेता कह रहे हैं, इसलिए यहां पर विपक्ष को थोड़ा सा लग रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है, इसलिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने सवाल भी किया था कौसर साहब से कि खबर यह भी आ रही कि वहां पर जो कुछ कारतूस के खोखे मिले हैं वो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी दोनों बातों पर मेरी? उसी का शहर, वही मुंसिफ, वही मुद्दई। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो जहां सब कुछ भाजपा राज में हो तो गोली भी हमारी, निशाना भी हमारा, सब हमारे ऊपर सारे इल्जाम दिए जाएंगे। सरकार, अभी महाराज जी ने एक बात बहुत उम्दा कही कि वहां पर ऐसी घटना क्यों हुई, तो उसका जवाब तो आजाद जी दे नहीं पाएंगे कि आखिर इतना गुम्मा कहां से ट्राली इकट्ठा हो गया, कहां से पाकिस्तानी कारतूस आ गए, तो ये कौन जांच? लेकिन एफआईआर तो आपके सांसद, आपके नेता के बेटे के ऊपर हुई है ना। जो एफआईआर में नाम है वो आपके सपा के सांसद का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है, स्थानीय जो विधायक है उनके बेटे का भी नाम शामिल है एफआईआर में। उसका जवाब दिया तो आपको कि शहर भी आपका, मुंसिफ भी आपका, मुद्दई भी आपका, तो हमारा तो कसूर निकल नहीं है। हम बेचते क्या है? हम किस खेत की मूली है भाई? सब कुछ हमारा ही ऊपर निकलना है। महाराज जी कह भी रहे हैं कि भाईचारा किस काम का खोदा जाएगा। अभी तक बिल्डोजर चल रहा था, अब खुदाई चल रही है। हो सकता हो देश के संविधान और कोर्ट पर भरोसा है, किसी दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि अब मत खोदो, क्योंकि ये अपने जो सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय आरएसएस के, उन्होंने भी ये बात कही कि हर जगह शिवलिंग मत तलाश करो। अब झगड़े की शुरुआत निकल रही है। एक तो पहले आप जो है वो ढकेल रहे हो, पहले तो आप रुला रहे हो, फिर पूछते हो रोते क्यों हो? तो सारे हथकंडे आपके पास हैं, खोदने आप जाते हो। ठीक है, समय का आप कह रहे कि सरकार भी नहीं की, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं जिनके पास लाठी है उन्हीं की भैंस वाली बात है, ताकि जो भी कुछ निकल रहा है ये सब सरकार अपने हिसाब से कर रही है। ठीक है, मेरे पास समय कम है। ठीक है, अनिल शर्मा जी, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक तो कोई भी नेता संभल अभी जाने पे हर कोई कोशिश कर रहा था, कल राहुल गांधी भी जा रहे हैं, क्या आपको लगता है वो जा पाएंगे? शमशी जी, देखिए मैंने सवाल किया आपसे, लेकिन शमशी जी नाम है सर हिला रहे हैं, वो अभी से मना कर रहे हैं कि नहीं जा पाएंगे वो। जवाब आपका अनिल जी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो डरी हुई सरकार है। ये नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता वहां पहुंचे, और यही सच अजय राय जी के ऊपर आक्षेप लगा रहे। यही सच है। अजय राय जी को रोकने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष को रोकने का काम किया, माता प्रसाद पांडे जी को रोकने का काम किया, राहुल जी को रोकने के लिए देख रहे कितना आली जमला इनका अमला लगेगा। लेकिन कायदे से विपक्ष के नेताओं को वहां जाने देना चाहिए, सही स्थिति का जायजा लेना चाहिए। हम लोग को दंगा नहीं, ये दंगा कराने की जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ये नहीं पता है कि ये किस प्रकार से बेमनस्ता लोगों में फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के लिए आपको चुना है, दंगों के लिए नहीं चुना है। कम से कम कुछ लिहाज तो रखिए। कहते हैं कि सदी का अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिश है अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। दिखावा मत कर शरीफ होने का हम खामोश है, तो लेकिन ये नहीं कि हम समझदार नहीं। राहुल जी वहां जाना चाहते उन्हें जाने दीजिए। अखिलेश जी, माता प्रसाद पांडे जाना जी क्यों नहीं जाने देना चाहते? समाजवादी पार्टी के सांसद पंकज भी क्यों रोक लिया? सही मायने में उन क्षेत्र की हम तो एक छोटा सा बात और मांग रखेंगे सरकार से, सरकार वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी चाहती है। 3 दिन की उनकी सारी जितनी भी कॉल रिकॉर्ड्स उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की खंगाल ली जाए कि उनकी किस किस से बात हुई, कहां से वो पत्थर आए, कहां से वो पैमाना छलका, कहां वो सारी बात आई, इतने लोग कहां से एकत्रित। कुछ तो
प्लांट होगा, फिर उनकी जब सर्वे करने वाली टीम के साथ जो लोग जाते हैं वो नारेबाजी करते हैं। भाई सरकारी टीम को जाने दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए, आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं उनके साथ? इसका मतलब कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस दंगे फसाद को फैलाने का काम इस सरकार के एक प्रोपेगेंडे में है। उनकी सही स्थिति खंगाली जाए तो निश्चित है। बिल्कुल, देखिए दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए, सही स्थिति यहां पर सामने आनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना तो सच है कि चीजें वहां पर सर्वे के लिए वहां पर टीम गई थी, इसलिए उसके बाद जैसे माहौल बिगड़ा, ऐसा माहौल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे देश का जो माहौल है, शांति व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ती है। मेरे पास समय का, मैं सबके पास थोड़ा थोड़ा जाना चाहूंगा। चंद्रांशु महाराज जी, आचार्य जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमने पहले कहा था कि हमें ये 3 चीज हमें दे दीजिए, 3 जगह हमें दे दीजिए, हम शांति व्यवस्था, हम यहाँ पर इस तरह से चीजें, हम बाकी दूसरी जगह की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए दोनों तरफ से मैंने कहा ना कि एक दोनों तरफ से एक बैठकर वहां पर आपसी से समझौता हो जाए। समझौता नहीं हो रहा है, अगर कोर्ट के जरिए होना है, लेकिन पर भी बातचीत होनी चाहिए ना। अगर आप अपना गुस्सा दिखाएंगे, दूसरा पक्ष गुस्सा दिखाएगा, तो फिर तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी। महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कौशल जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, अगर समस्या है, समस्या का समाधान बातचीत से होगा, लेकिन एग्रेशन कम से कम नहीं होना चाहिए। ना राजनीतिक स्तर में होना चाहिए, ना यहां पर धार्मिक स्तर में होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर विरोध है, ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा दिखाया जाएगा तो मुझे लगता है यहां पर बातचीत भी सही तरह से नहीं हो पाएगी। बातचीत से ही हर चीज का समाधान निकलता है, लेकिन कम से कम उस बातचीत में भी संयम बरतना आवश्यक है। कौशल जी, बड़ा प्राचीन दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अगर हमारे वचन मीठे हैं, हमारी भाषा मीठी है, हमारे बोलचाल अच्छे हैं, तो बड़े से बड़े मुद्दे सुलझ जाते हैं। और ये तो दुनिया का इतिहास रहा है कि बड़े से बड़े विवाद जो भी हुए हैं, उनका निस्तारण जो है वो तो टेबल पर ही हुआ है। युद्ध भी हुए हैं, तो युद्ध का समापन भी टेबल पर हुआ है। और ये इस मुल्क में तो हमारा 1000 साल पुराना साथ है, हमारी 1000 साल पुरानी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सरग नखत तन रोवा तेते बिधना के मार्ग है जेते। ऐसे सूफी संतों का देश भारत है, रहीम और रसखान का देश भारत है। बिल्कुल आप भी इस बात से सहमत हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन बातचीत सही तरह से होनी भी आवश्यक है। समय का मैं आलोक सोती जी, देखिए जिस तरह से मैं पहले, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, अपनी बात भी आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन सदन तक के जो हंगामा आप दिखाई दे रहा है इस पूरे मुद्दे पर, और नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा। कल राहुल गांधी जाएंगे और उम्मीद है, लेकिन शमशी जी कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता नाम है वो सिर हिला रही थी, आप कैसे देखते हैं? कम से कम जो नेता उनको जाने तो दिया जाना चाहिए ना, मुलाकात तो करने देनी जानी चाहिए। आलोक जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वाकई यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब जिस तरह से बड़ी खबर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं स्वदेश न्यूज में, कि वहां पर जो खोखे मिले हैं वो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे हैं। अगर देश में अगर सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर उसमें पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आता है, तो वाकई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे एक देश हमारे पड़ोस में बैठा हुआ हमारे देश में यहां पर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर कुछ कमी है तो सरकार की भी यहां पर कमी है कि आखिर कोई कैसे हमारे देश के माहौल को बिगाड़ पाता है। इंटेलिजेंस सरकार के पास है, पुलिस प्रशासन सरकार के पास है, जिम्मेदारी तो यहां पर सरकार की बनती है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शमशी आजाद जी, अनिल शर्मा जी, मीसम जैदी जी, आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, कौसर हसन जी, आलोक सोती जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे थे कि एक पक्ष खोदने की बात कर रहा है, अगर इसी तरह से खोदते रहेंगे तो आपसी सौहार्द खो देंगे। आपसी सौहार्द किसी भी कीमत में यहां पर खोना नहीं चाहिए, सबको साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर विवाद है तो उस विवाद का जो एक हल होता है वो भी बातचीत से निकलेगा। हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, वहां के जरिए इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन सड़कों पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।